Okay, inflation targeting. No, now let's talk about monetary policy. Talk about monetary policy, right? तीन तरह की स्ट्रेटजी होती है मॉनेटरी पॉलिसी को, तीन तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ हम मतलब फाइनल ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होना चाहिए, इन चीज़ों को लेकर तीन तरह से कैटेगराइजेशन होता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। ऐसी कोई मॉनेटरी पॉलिसी बनाओ जिससे एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी को हम मैनेज करें। दूसरा मल्टीपल इंडिकेटर्स। मॉनेटरी पॉलिसी शुड फोकस ऑन ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन कंट्रोल, एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन। ठीक है, ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी हमारा ऐसा ऑब्जेक्टिव था 2016 के पहले पहले। 2016 के बाद से, अक्टूबर 2016 के बाद से हमने जो मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की वो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। मतलब इस मॉनेटरी पॉलिसी में हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमें इन्फ्लेशन को टारगेट करना है तो, और उसे कंट्रोल में रखना है। अब ऐसा बिलीव किया जाता है अगर वो कंट्रोल में रहेगा तो जो अदर इंडिकेटर्स हैं लाइक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, एक्सचेंज रेट, वो ऑटोमेटिकली अपने एक फॉलिंग लाइन में आ जाएंगे। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी हमने अडॉप्ट की है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित पटेल कमेटी जो 13-14 में बनी थी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी जो एक कमेटी है ये एक स्टैचुटरी बॉडी है। ठीक है, क्योंकि ये एक आरबीआई एक्ट के अंदर बनी हुई है। इसमें टोटल 6 मेंबर हैं, जो इसमें 3 आरबीआई की तरफ से आते हैं, 3 गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। फिर लेकिन इसमें जो गवर्नर है आरबीआई का वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहेगा। ठीक है, 6 में से टोटल 6 हैं, 6 मेंबर में से 4 मेंबर का कोरम रहेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, और उन 4 मेंबर में गवर्नर तो रहेगा ही रहेगा, राइट। इसमें दूसरे पॉइंट ये है, पहला है कि 4 मेंबर का कोरम रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, लीगली मिनिमम 4 मीटिंग इन ए ईयर। कम से कम एक साल में 4 मीटिंग तो ये करना ही करना है। मतलब हर दूसरी मीटिंग 3 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। बट करेंटली जो मॉनेटरी पॉलिसी हमारी चल रही है वो बाई मंथली एडॉप्शन है उनका, बाई मंथली। ठीक है, अभी क्या है, बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी हमारी है। ठीक है, अब पॉलिसी रेट हमारा क्या है, रेपो रेट इज़ द पॉलिसी रेट। और जो डिसीजन लिया जाएगा उसमें हम वोटिंग करेंगे, कंसेंसस बेस्ड नहीं है, वोटिंग की जाएगी। और वोटिंग में अगर टाई आता है तो कास्टिंग वोट मिलेगा गवर्नर को। ठीक है, और कास्टिंग वोट हमें गवर्नर को मिलेगा, गवर्नर हैज़ कास्टिंग वोट। ठीक है, अब जो डिसीजन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रहेगा वो बाइंडिंग डिसीजन रहेगा। ठीक है, अब मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी जब भी अपनी मीटिंग करेगी तो उसका जो माइन्यूट है हर 2 हफ्ते के अंदर उसको पब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 14 डेज ले सकते हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट हर 6 महीने में पब्लिश करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन टारगेटिंग डिसाइड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट विल डिसाइड इन्फ्लेशन की रेंज क्या रहेगी, टारगेट क्या रहेगा, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। करेंटली कितना है, सीपीआई ऑल इंडिया पे हम मेजर करते हैं। ठीक है, सीपीआई ऑल इंडिया पे मेजर करते हैं 4 ± 2, मतलब मिनिमम 6% और मिनिमम 2%, मैक्सिमम 6% ये रहेगा। तो इफ़ इन्फ्लेशन, उसमें एक कंडीशन ये है कि अगर इन्फ्लेशन 2 से 6 के बीच में नहीं रहता है लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स, मतलब 9 मंथ तक ऐसा होता है, तो कमेटी मस्ट सेंड रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट विथ रीजन एंड रेमेडीज़। क्या क्या रेमेडीज़ लेंगे, क्या रीज़न, इन सब का बताएगा वो। ठीक है, अब आते हैं आरबीआई जैसे जब कोई मीटिंग करती है तो एक इंस्टेंस लेती है। फॉर एग्जांपल इंस्टेंस 3 तरह के होते हैं, पहले कैलिब्रेटेड टारगेटिंग, दूसरा न्यूट्रल टारगेटिंग, तीसरा एकोमोडेटिव टारगेटिंग। कैलिब्रेटेड टारगेटिंग का क्या मतलब होता है कि जो रेपो रेट है, जो पॉलिसी रेट हमारा क्या है, रेपो रेट है, अगर रेपो रेट में या तो कोई चेंज नहीं होगा या इंक्रीज करेंगे, यह है कैलिब्रेटेड। न्यूट्रल का मतलब पॉलिसी रेट में या तो कोई चेंज नहीं ना किया जाए या तो इंक्रीज भी कर सकते हैं अगले अगली जो अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी उसमें, या डिक्रीज भी कर सकते हैं अपकमिंग वाले में। और एकोमोडेटिव मतलब क्या होता है, फिलहाल तो कोई चेंज नहीं है लेकिन आगे जो आएगा उसमें डिक्रीज करेंगे। ठीक है, कैलिब्रेटेड में इंक्रीज करेंगे, न्यूट्रल में इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, और एक्मोडेटिव में डिक्रीज करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखो, आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 1948 में हुआ था। आरबीआई की सारी पावर ट्रांसफर कर दी गई थी, ओनरशिप की पावर गवर्नर में। फिर पहला 5 ईयर का प्लान कब बना था, 1951 से 56 के बीच में फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला था। 1955 में एसबीआई बना था, 1955 से 56 में एलआईसी बना था। ठीक है, 2017 में भारतीय महिला बैंक और 5 एसोसिएट बैंक मर्ज कर गए थे एसबीआई में। 2017 में अल्टरनेट मैकेनिज्म की बातें की गई थी। अल्टरनेट मैकेनिज्म क्या है, टू एग्जामिन द प्रपोजल ऑफ मर्जर एंड कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। 2018 में आईडीबीआई बैंक परचेज कर ली गई बाई एलआईसी के द्वारा। आरबीआई डिसाइडेड टू ट्रीट आईडीबीआई एज ए प्राइवेट सेक्टर बैंक।
और जो मेजॉरिटी सेक्टर होल्डिंग तो LIC की, जो कि गवर्नमेंट एंटिटी है, बट RBI ने कहा है IDBI इज अ प्राइवेट बैंक। 2019 में विजया बैंक और देना बैंक मर्ज इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा। अब फॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स में दो लोग आते हैं, बैंक एंड नॉन बैंक। बैंक में आता है कॉमर्शियल, दो कैटेगरी होती है, कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल बैंक में पहले पब्लिक बैंक, देन प्राइवेट, देन फॉरेन बैंक, देन डिफरेंशियल बैंक। डिफरेंशियल बैंक में भी चार आते हैं, RRB, रीजनल रूरल बैंक, LAB लैंड एरिया बैंक, SFB स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, NPB पेमेंट बैंक। अब कोऑपरेटिव बैंक में तीन आते हैं, अर्बन, स्टेट, सेंट्रल एंड PAS। नॉन बैंक में पहला आता है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, इसमें चार आते हैं नॉन बैंक में, एग्जिम, नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी। देन प्राइमरी डीलर्स आते हैं, देन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आता है, ठीक है। अब इसके बाद कमर्शियल, इसके बाद देखते हैं जो भी प्राइवेट सेक्टर बैंक की जब बातें होती हैं, उसमें जब 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस आई थी, उसके बाद नरसिम्हन राव कमेटी बनी थी, उसने कई सारे रिकमेंडेशंस दिए हुए थे। उसमें रिकमेंडेशन में कहता था गवर्नमेंट शुड डिक्रीज इट्स शेयर होल्डिंग फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक से अपनी शेयर होल्डिंग को गवर्नमेंट को कम कर देना चाहिए। RBI शुड डिक्रीज SLR CRR, इनको डिक्रीज करना चाहिए, SLR CRR को RBI कर दे। और गवर्नमेंट शुड नॉट डिक्टेट इंटरेस्ट रेट टू द बैंक, बैंक के जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड हो तो गवर्नमेंट उसमें बड़ा रोल ना पे करे, मार्केट बेस्ड होना चाहिए सारा, ठीक है। अलाउ एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट बैंक एंड न्यू फॉरेन बैंक, फॉरेन बैंक और प्राइवेट बैंक को भी हमें अलाउ कर देना चाहिए। तो जो बैंक लाइसेंसिंग का काम हुआ प्राइवेट बैंक का, उनके 3 राउंड्स हुए। पहले में ICICI, HDFC, इंडसेंड, ये सब बैंक हैं। सेकंड वाले में कोटक महिंद्रा, येस बैंक। तीसरे वाले में बंधन माइक्रो फाइनेंस, IDFC, ये सब बैंक हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑन टॉप लाइसेंस टू द प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या चीज़ होता है, पहले क्या होता था कि RBI इनवाइट करती थी एप्लीकेशन कि अब एप्लीकेशन शुरू हो गया है, कोई भी जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट ऑन टॉप लाइसेंसिंग क्या होता है कि जब आपके अंदर किसी भी एलिजिबिलिटी आ जाए, वो अपने आप ही बैंक RBI से आए और लाइसेंस मांग ले, जस्ट लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। अब इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है एक बैंक खोलने के लिए, रेजिडेंट इंडियन इंडिविजुअल NB और NB, कोई भी रेजिडेंट इंडियन इंडिविजुअल हो या फिर कोई NBFC हो या फिर कोई प्राइवेट कंपनी हो, ये सब अगर इनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो बैंकिंग में, फाइनेंस में, और मिनिमम 500 करोड़ का कैपिटल हो और टोटल एसेट मोर देन 5000 करोड़ से ना ज़्यादा हो, वो लोग बैंक खोल सकते हैं, ठीक है। प्रपोज बैंक विल बी कंट्रोल्ड बाई इंडियंस एंड विलिंग टू ओपन 50%, उसमें कंडीशन ये भी रहेगी 25% ब्रांचेस अनबैंक्ड एरिया में भी, रूरल एरिया में खोली जाएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक में सबसे पहले फॉरेन बैंक देखते हैं। फॉरेन बैंक in इंडिया, फॉरेन बैंक जो इंडिया में है उसमें दे आर इनकॉर्पोरेटेड एब्रॉड। इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉरेन बैंक, राइट, कोई भी फॉरेन बैंक जो इंडिया में खुली हुई है, वो जो रजिस्टर्ड है वो अंदर कंपनी एक्ट ऑफ फॉरेन नेशन, वो फॉरेन नेशन की कंपनी एक्ट में। फॉर एग्जाम्पल HSBC है, मान लो HSBC या फिर बैंक ऑफ अमेरिका है, वो इंडिया की कंपनी एक्ट में नहीं है रजिस्टर्ड है, वो उस कंट्री की कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, ठीक है। वाइल SLR CRR एंड अदर नॉर्म्स एप्लीकेबल, बट PSL नॉर्म्स वेरी डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ ब्रांचेस। फॉरेन बैंक का PSL नॉर्म कैसे डिपेंड करता है, अगर 20 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं तो PSL नॉर्म में 40% रहेगा, इनका भी रहेगा, ठीक। 40% PSL कोटा के में आपको लोन देना पड़ेगा। अगर 20 ब्रांचेस से कम है तो जरूरी नहीं, तो मतलब अलग नॉर्म्स रहेंगे। अब दूसरा आता है इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक। जो पब्लिक सेक्टर बैंक से SBI है, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब में क्या है कि फॉरेनर कैन इन्वेस्ट मैक्सिमम 20%, मतलब 20% ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फॉरेन का नहीं हो सकता है। जैसे कि BOB में 15% है, SBI में 14% है, PNB में 13% है। ऑल्दो गवर्नमेंट थिंकिंग टू रेजिंग 14%, गवर्नमेंट से सोच रही है कि 14% तक हमें कर देना चाहिए, बट फिलहाल जो नॉर्म्स है उसमें यह है कि मैक्सिमम 20% तक शेयर होल्डिंग रह सकती है किसी फॉरेन कंट्री की, फॉरनर की, ठीक है। अब इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक, इसमें क्या होता है कि फॉरनर कैन इन्वेस्ट अप टू 49%, 49% तक इन्वेस्ट कर सकता है ऑटोमेटिक रूट से, और 74% तक अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट के साथ कर सकता है। फॉर एग्जांपल HDFC में 73% का फॉरनर का शेयर होल्डिंग है, ICICI में 59% तक की शेयर होल्डिंग है, एक्सिस बैंक में 52% तक की शेयर होल्डिंग है। हम दो अभी देखो, कमर्शियल बैंक और डिफरेंशियल बैंक में अंतर क्या क्या है। कमर्शियल बैंक में वो सब आते हैं पब्लिक सेक्टर, फॉरेन, ठीक है, ये सब कमर्शियल में आता है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन वाला आता है। और डिफरेंशियल बैंक्स में फॉर एग्जांपल RRB, एक मिनट, RRB,
LAB, SAF, सॉरी SFB, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, पेमेंट बैंक, ये सब आती हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि जो कमर्शियल बैंक है वो यूनिवर्सल, सॉरी हम डिफरेंस देख रहे हैं यूनिवर्सल बैंक में और डिफरेंशियल बैंक में। यूनिवर्सल बैंक क्या है, हर जगह ओपन हो सकती है, कैन ओपन ब्रांचेस एनीवेयर। फॉर एग्जांपल SBI, ICICI आफ्टर ओपनिंग 25% ब्रांचेस इन अनबैंक्ड रूरल एरिया में, ये कहीं भी ओपन हो सकती हैं। बस एक कंडीशन ये होती है 25% आपको रूरल एरिया में खोलना पड़ेगा। डिफरेंशियल बैंक क्या है, जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन है, ये हर जगह नहीं खोल सकते, ठीक है। RRB कहीं भी नहीं खोल सकती, वो डिफरेंट एक पर्टिकुलर जगह की होती है, रूरल एरिया में ही खुलेंगी सब ज़्यादा। एक्सेप्ट क्या कर सकते हैं, बोथ टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है। जो यूनिवर्सल बैंक है टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड, टाइम डिपॉजिट में आता है FD RD, डिमांड डिपॉजिट में करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये सब खोल सकते हैं। और डिफरेंशियल बैंक में इस सबके साथ नहीं है। फॉर एग्जांपल पेमेंट बैंक में क्या होता है, मैक्सिमम 1 लाख का आप डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। PD पेमेंट बैंक में केवल 1 लाख तक का डिमांड डिपॉजिट, वो भी PD पेमेंट बैंक में 1 लाख तक का डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। अब देखो, गिव लोन टू किसको, यूनिवर्सल बैंक किसी को भी लोन दे सकता है आफ्टर फुलफिलिंग 40% PSL नॉर्म्स। लेकिन जो डिफरेंशियल बैंक होता है इसमें नॉर्म्स अलग अलग हैं। जैसे PSL, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और RRB, इनमें तो 75% का PSL नॉर्म्स है, लोकल एरिया बैंक में 40% का PSL नॉर्म्स है, और जो पेमेंट बैंक है ये तो लोन देती ही नहीं है, तो PSL नॉर्म इनका 0 है, ठीक है। अब क्रोनोलॉजिकली समझो, जो RRB है ये इंदिरा गांधी के टाइम पे आया था 1976। जो लैंड एरिया बैंक है ये 1996 में आया था, ये मनमोहन के टाइम पे आया था। और पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक ये तो 2015 में आए हैं, ठीक है। अब एक डिफरेंस देखते हैं सभी में, ठीक है। पेमेंट, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, RRB, LAB, SFB, पेमेंट बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। PSL कोटा देखो, इसमें PSB में 40%, प्राइवेट बैंक में 40%, फॉरेन बैंक में 40%, अगर आपकी ब्रांचेस 20 से ज़्यादा है गांव में तो। RRB में 75%, LAB में 40%, SFB में 75%। अब पेमेंट बैंक तो लोन देता नहीं, इसलिए कोई PSL कोटा नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि ये खुद ही केवल गांव के एरिया में ही काम करते हैं, ठीक है। CRR, SLR और बैसल, क्योंकि इसमें किसी न किसी तरह डिपॉजिट्स हो रहे हैं, मतलब पेमेंट बैंक में भी जो डिपॉजिट्स है, डिमांड डिपॉजिट, वह मतलब डिमांड डिपॉजिट हो रहा है मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का, इसलिए ये तीनों CRR, SLR, बैसल तीनों ही मेंटेन करना पड़ता है पूरी बैंक को, सबको, ठीक है। अब रेगुलेटर समझ लो, रेगुलेटर सभी में RBI है, बस RRB में क्या है, RBI और नाबार्ड, और कोऑपरेटिव्स में क्या है, RBI, नाबार्ड और स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये 3 लोग मिलके कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अब आगे आता है डिफरेंस देखना है RRB में और लोकल एरिया बैंक में, ठीक है। अब RRB जो की रिकमेंडेशन किसने दी, नरसिम्हम कमेटी ने दी थी। नरसिम्हम कमेटी जो 1970 के आसपास बनी थी, उसने रिकमेंड किया था कि RRB खोलो, ठीक है। RRB सो हुआ, लेकिन RRB का जो सेटअप है वो किस एक्ट के थ्रू हुआ है, RRB सेटअप हुआ है RRB एक्ट 1976, ठीक है, इसके अंदर हुआ है। अब आता है इसमें अमेंडमेंट, 2015 में इसमें अमेंडमेंट भी हुआ था। और करंट ओनरशिप कितनी है, यूनियन की 50%, स्पॉन्सर बैंक की 35%, स्टेट की है 15%, ठीक है। अब कहता है देयर लेंडिंग रेट कैन नॉट बी मोर देन प्रिवेलिंग लेंडिंग रेट ऑफ कोऑपरेटिव्स इन दैट एरिया। RRB का जो लेंडिंग रेट है जिसपे वो किसी को लोन देगा, वो उस एरिया के जो प्रिवेलिंग कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके लेंडिंग रेट ज़्यादा नहीं हो सकता। रेगुलेटर कौन है RRB का, RBI है जो कि ओवरऑल देखता है, बट नाबार्ड है जो इमीडिएट देखता है। गवर्नड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से ये गवर्न किए जाते हैं, ठीक है। और जिससे जो RBI बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है तो ये तो RBI के अंदर आता है, और RRB एक्ट, इन दोनों एक्ट से ये गवर्न किए जाते हैं। और इसमें सब्जेक्ट तो क्या है, इनके CRR, SLR, बैसल, ये तीनों के जो भी परसेंटेज है कोटा है, इन सबको ये फॉलो करते हैं RRB। और PSL नॉर्म 75% है। लोकल एरिया बैंक क्या है, रिकमेंडेशन है, ये 1996 में बना था, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम में बना था। नॉट सेटअप बाय द यूनियन स्टेट गवर्नमेंट स्पेशलाइज पार्लियामेंट्री एक्ट, ये किसी भी कोई ऐसा कोई पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू सेटअप नहीं किया गया, जैसा कि RRB सेट किया गया था RRB एक्ट के थ्रू, ठीक है। लोकल एरिया बैंक कोई एक्ट के थ्रू सेटअप नहीं किया गया है, ये सेटअप बाय प्राइवेट एंटिटी सिंपली अप्लाइंग टू RBI। कोई भी प्राइवेट एंटिटी ने अप्लाई किया है RBI में, और
अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एक लोकल एरिया बैंक बनी है। रेगुलेटर कौन है लोकल एरिया बैंक का? आरबीआई है। सब्जेक्ट टू सीआरआर एसएलआर बेसल, ये तीनों ये भी नॉर्म्स पूरे करते हैं और पीएसएल कोटा इनका 40% का है। आगे देखते हैं स्मॉल फाइनेंशियल बैंक एंड पेमेंट बैंक। ठीक है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक एंड पेमेंट बैंक। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में ये जो जिनकी रिकमेंडेशन है वो उनका नाम उषा थोराट, और पेमेंट बैंक में नचिकेत मोर। अब देखो पेमेंट बैंक है पीडी, ठीक है, पी से पेमेंट बैंक, डी से डिमांड डिपॉजिट ओनली। अब देखो पहला देखते हैं जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, ये इट इज़ लाइक बैंक। सबसे बड़ी बात तो ये एक पूरा बैंक की तरह ही काम करता है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। डिपॉजिट क्या है? टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, एफडी आरडी दोनों होता है, और डिमांड डिपॉजिट करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट भी इसमें होता है। अब जिसका भी डिमांड डिपॉजिट होगा, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट होगा, वो अपने आप ही उसके पास डेबिट कार्ड होगा, क्योंकि वो एट विल पैसा निकाल लेगा, और चेक बुक भी उसके पास होगी। ठीक है, दोनों ही होंगी। इनका पीएसएल कोटा स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का है 75%। अब क्योंकि 75% पीएसएल कोटा है, मतलब लोन देते हैं 75% उन सर्टन सेक्टर के लिए। जब लोन की बात आती है तो क्रेडिट कार्ड अपने आप ही आता है, तो ये क्रेडिट कार्ड भी इशू करते हैं। इनकी 25% ब्रांच इन अनबैंक्ड एरिया में भी है। ठीक है, टारगेट क्या है? अनसर्व्ड अंडरसर्व्ड फार्मर्स और माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को कैटर करना। ठीक है, अब इसका पेमेंट बैंक का रिकमेंडेशन नचिकेत मोर ने दिया था। इसमें पी से पेमेंट बैंक, डी से डिमांड डिपॉजिट वो भी कितना? 1 लाख रुपए, सॉरी अब ये बढ़ के 2 लाख हो चुका है। ठीक है, अप टू 2 लाख ये ईयर हो चुका है अब बढ़ के। ओनली डिमांड डिपॉजिट होता है, इसमें लेते हैं। अब क्या है? डेबिट कार्ड, सॉरी जो डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है? एट विल ये निकाल सकता है पैसा, तो इसके लिए इसके पास डेबिट कार्ड होना ही चाहिए, चेकबुक भी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें जो ये तो 2 लाख की लिमिटेशन है, इसमें ये एनआरआई की डिपॉजिट नहीं होती है। ठीक है, एनआरआई डिपॉजिट्स नहीं, केवल कोई एनआरआई की डिपॉजिट्स में नहीं होती है। ये लोन नहीं देता किसी को भी, पेमेंट बैंक किसी को लोन नहीं देती, मतलब 0% पीएसएल है ही नहीं। जब ना लोन नहीं है तो क्रेडिट कार्ड भी नहीं होगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड तो तभी होगा ना कोई लोन दे रहा हो। ठीक है, तो इसमें जो 25% जो ब्रांच में खोलना है, ऐसी कोई नीड नहीं है इनकी, मतलब कोई रूल नहीं है कि आपको इतना फुलफिल करना ही है। बट 25% एक्सेस पॉइंट थ्रू ये बैंकिंग करेस्पॉन्डेंस, ये तो इसकी फुलफिलमेंट करनी पड़ेगी। और पेमेंट बैंक जो है, पेमेंट बैंक का जो किसको कैटर टारगेट ग्रुप क्या है? रिमिटेंसेस ऑफ माइग्रेंट्स, लेबर, लो इनकम हाउस होल्ड, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड स्मॉल बिजनेस, इन सबको कैटर करते हैं। तो रिमिटेंस वर्ड अच्छी याद रखो, रिमिटेंस राइट। पेमेंट बैंक में रिमिटेंसेस ऑफ माइग्रेंट्स, लेबर, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों को सीआरआर एसआरआर मेंटेन करना है, दोनों को बेसल नॉर्म्स मेंटेन करना है। दोनों में एफडीआई है जो 49% ऑटोमेटिक रूप से है, 74% अप्रूवल से। एलिजिबिलिटी क्या है? फॉर रेपो विंडो के दोनों एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनका डिफरेंसेस। अब आता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है अंडर कंपनी एक्ट 2013, पहली बात। ठीक है, 100% ओन कौन किया है? गवर्नमेंट किया है। किसने? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। नॉट द फर्स्ट पेमेंट बैंक, ये कोई पहली पेमेंट बैंक नहीं, इससे पहले एयरटेल वालों की आ चुकी थी। ठीक है, बैंक अकाउंट टाइप किसमें कौन से हैं? सफल, सुगम, सरल, ये बैंक अकाउंट के टाइप है इसके अंदर। ठीक है, ओपन टू जीरो बैलेंस एंड नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, जीरो बैलेंस से खोल सकते हैं, इसमें ऐसा भी कोई नहीं कि आपको आपके अकाउंट में 1,000 रुपये होना ही चाहिए, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। और कस्टमर एज मोर देन 10 ईयर्स, राइट। अब आता है कॉमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक, इसमें क्या डिफरेंस है? कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं, सॉरी कॉमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक में एप्लीकेबल, इसमें जो बैंकिंग रजिस्ट्रेशन एक्ट है एप्लीकेबल सिंस 1949। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक एप्लीकेशन एप्लीकेबल सिंस 1966। अब देखो जो रेगुलेटर है एक कॉमर्शियल बैंक का वो है आरबीआई। कोऑपरेटिव बैंक से कौन है? आरबीआई है, नाबार्ड है और स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, 3 लोग मिलकर कोऑपरेटिव बैंक को रेगुलेट करते हैं। सीआरआर एसएलआर बेसल तीनों में मेंटेन होता है। रेपो रेट एमएसएफ की बारोविंग है, दोनों ही एलिजिबल हैं। ठीक है, पीएसएल लैंडिंग क्या है? बैंक में तो कुछ बैंक की 40 भी है, कुछ बैंक की 75 भी है। 40 किसकी है? नॉर्मल पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट, फॉरेन। और 75 किसकी है? आरआरबी है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की 75 है। अब इसमें क्या है? इसमें कोई पीएसएल कोटा नहीं होता है, ये खुद ही मतलब इस ऐसे एरिया को सर्व कर रहे हैं कि पीएसएल कोटा क्या ही लगे, सारे 100% लोन उन्हीं को जाता है। ठीक है, वोटिंग पावर देखिए बेस्ड ऑन शेयर होल्डिंग लाइक कॉमर्शियल कंपनी। इसमें वोटिंग पावर ये होता है कि
मान लो SBI है, इसमें जितने गवर्नमेंट के परसेंट हो, जितने बाहर का कोई परसेंट हो, उसके हिसाब से वोटिंग शेयर होल्डिंग होती है, उस हिसाब से वोटिंग पावर होती है। बट इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें कस्टमर ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक इज ऑल्सो ओनर, खुद ही ओनर है। ठीक है, ठीक है। अब आता है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव एंड रूरल कोऑपरेटिव्स। ठीक है, अब एक बात समझ लो, अर्बन कोऑपरेटिव्स RBI ने ये अलाउ करी है, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो अपने आप को वॉलेंट्री स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स को RBI लेंडिंग देता है। ठीक है, अब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2020 का देखो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2020 में क्या कहा है, टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक एंड 21 ले आया था, टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स एंड एम्पावर RBI टू रेगुलेट बैंकिंग एक्टिविटीज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब RBI कोऑपरेटिव सोसाइटी की बैंकिंग एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकता है, इशुएंस ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटी बाय कोऑपरेटिव बैंक्स इन इट्स एरिया ऑफ ऑपरेशन सब्जेक्ट टू प्रायर परमिशन ऑफ RBI। अब जब कभी कोई शेयर ये इशू करेगा, सिक्योरिटी इशू करेगी कोऑपरेटिव बैंक्स, तो पहले RBI से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, RBI में सुपरसीड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक फॉर अप टू 5 ईयर। RBI सुपरसीड कर सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के। ठीक है, एक्ट डज नॉट अप्लाई टू PSC, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के लिए एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। इट डज नॉट इन द पावर ऑफ स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी, जो स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी है उसकी पावर को ये एक्ट एंड नहीं करता है। ठीक है, अभी भी इनकी पावर रहेगी। अब आता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में, जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, वो इससे एक्जिम, नाबार्ड है, और NB नेशनल हाउसिंग बैंक है, और सिडबी है। अब इसमें देखो एक्जिम है, एक्जिम सबसे पहले एक्जिम बना है 1982 में, फिर नाबार्ड बना है जुलाई 1982 में, फिर नेशनल हाउसिंग बैंक बना है 1988 में, फिर सिडबी बना है 1990 में। एक्जिम का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड का नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और NHB का नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी का है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सिडबी है। ठीक है, चारों लोग हैं। पहले तीन में एक्जिम, नाबार्ड और नेशनल हाउसिंग बैंक, तीनों में गवर्नमेंट की 100% शेयर होल्डिंग है। और सिडबी में जो बॉस है SBI है, LIC है, IDBI है, अदर बैंक्स, इन सब मिलके इनकी शेयर होल्डिंग करते हैं। ठीक है, एक्जिम का काम क्या है, प्रमोट करता है अक्रॉस द बॉर्डर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इन सबको प्रमोट करता है। नाबार्ड का ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है, किसकी, RRB की और कोऑपरेटिव्स की, और ये इनडायरेक्ट फाइनेंस करती है टू फार्मर्स, आर्टिसन एंड ऑपरेट करती है, क्या चीज़ इनडायरेक्ट फाइनेंस करती है, पहली बात। दूसरा, ऑपरेट करती है RIDF, रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट फंड फ्रॉम PSL शॉर्टफॉल, जो PSL का शॉर्टफॉल होता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक से, वो पैसा एक फंड में जाता है, RIFT, रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट फंड, जो कि नाबार्ड मैनेज करता है। नेशनल हाउसिंग बैंक एक रेजिडेक्स इंडेक्स पब्लिश करती है। ठीक है, इंडेक्स टू मॉनिटर द रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्राइजेस को। ठीक है, सिडबी का काम क्या है, सिडबी ऑपरेट क्रिएट गारंटी फंड, स्मॉल इंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड। सिडबी ये स्मॉल इंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड को ऑपरेट करता है। यहाँ भी PSL का कोटा का जो बचा हुआ पैसा शॉर्टफॉल आता है इसके अंदर। ठीक है, अब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स में क्या होता है, नॉट बैंक, ये कोई बैंक नहीं है। ठीक है, ये कोई बैंक नहीं है, दे आर नॉट बैंक बिकॉज कैन नॉट एक्सेप्ट डायरेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम पीपल एट लार्ज। ये कोई डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये एक्जिम, नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक और सिडबी जब कोई डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करता है, तभी इनके पास CRR, SLR का और PSL कैसा कोई कोटा, किसी कोई मतलब चीज़ों को मेंटेन नहीं करना होता है। वैसे भी CRR, SLR का जो मेन काम था कि बैंक रन के टाइम पे चीज़ों को मैनेज करना। अब जब बैंक रन होगा ही क्यों, जब कोई डिपॉजिट ही नहीं किया गया है तो। ठीक है, अब रेगुलेटर कौन है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंटरमीडिएट का RBI है। बेसल नॉर्म्स ये लोग मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो ये याद रखो, बेसल नॉर्म्स हैं एप्लीकेबल है। ठीक है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स में बेसल नॉर्म्स एप्लीकेबल है। ठीक है, रेगुलेटर कौन है इनका, RBI है। ठीक है, एक्जिम, नाबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक सबका रेगुलेटर RBI है। CRR, SLR, PSL मैनेज नहीं करते हैं, बट बेसल नॉर्म्स मैनेज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसल नॉर्म्स मैनेज करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
प्राइमरी डीलर्स क्या होता है? प्राइमरी डीलर्स को भी आरबीआई मैनेज करता है। प्राइमरी डीलर्स वो लोग होते हैं दे डील इन प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? जैसे कि कैपिटल मार्केट में उसके प्राइमरी मार्केट में डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय करते हैं फ्रॉम आरबीआई के पोर्टल ई कुबेर से, और उसको सेल करते हैं सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, टोटल 21 प्राइमरी डीलर लाइसेंस्ड बाई आरबीआई। ये भी प्राइमरी डीलर जो भी है ना, ये भी आरबीआई रेगुलेट करता है इनको भी। ठीक है, ये रेगुलेटर आरबीआई है इनका। अब देखो, फाइनेंशियल मार्केट में दो तरह के होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट होता है। मनी मार्केट वो होता है जो अप टू 1 साल तक का सारा सेटलमेंट हो जाए, वो मनी मार्केट कैटेगरी में आता है। और जिनका मोर देन 1 ईयर लग जाता है सेटलमेंट में, वो आता है कैपिटल मार्केट में। अब देखो, मनी मार्केट में जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को पैसा लेना है मार्केट से, तो ट्रेजरी बिल इशू करेगी या फिर कैश मैनेजमेंट बिल इशू करेगी। किसी फर्म को पैसा लेना है, जब किसी फर्म को पैसा लेना है तो वो कॉमर्शियल पेपर इशू करेगा या फिर प्रोमिसरी नोट इशू करेगा। किसी फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज लाइक फॉर एग्जांपल बैंक्स को पैसे उठाने हैं तो कॉल मनी, नोटिस मनी, ये सब रेपो रेट और सर्टिफिकेट और डिपॉजिट्स, इन सबको इशू करता है। ठीक है, कैपिटल मार्केट में दो लोग होते हैं। कैपिटल में प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, जो गवर्नमेंट की होता है, जो गवर्नमेंट के पास क्या क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सॉवरेन बॉन्ड्स। फर्म के पास क्या क्या होता है, शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर। प्राइमरी मार्केट में बेच सकते हैं, प्राइमरी मार्केट में खरीदारी की, देन सेकेंडरी मार्केट में फिर बेचा, ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, थर्ड कैटेगरी है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, रेगुलेटर्स कौन कौन से होते हैं एनबीएफसी के? इसके रेगुलेटर बहुत सारे होते हैं। आरबीआई भी होता है, सीबी भी होता है, आईआरडीए भी होता है, पीएफआरडीए भी होता है, नेशनल हाउसिंग बैंक भी होता है। अब एनबीएफसी किसके अंतर्गत आती हैं? ये आती हैं अंदर कंपनीज एक्ट। ठीक है, जैसे कॉमर्शियल बैंक आता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आता है, वैसे एनबीएफसी आती है कंपनीज एक्ट के अंदर आते हैं। तो इसमें दो तरह की एनबीएफसीज होती हैं। पहला नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज। ठीक है, पहला नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी और दूसरा डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। अब इसमें लिखा है कि डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी तो किस तरह का डिपॉजिट लेती हैं? जैसे कि देखो, अब याद करने का तरीका क्या है, जो पेमेंट बैंक के टाइम पे हमने बनाया था ना, पीडी, पेमेंट बैंक, पी से पेमेंट बैंक, डी से डिमांड डिपॉजिट। तो जब पीडी में डिमांड डिपॉजिट है तो इसमें टाइम डिपॉजिट होगा। एनबीएफसी टाइम डिपॉजिट लेती है। ठीक है, घड़ी। ठीक है, इसमें बेसल नॉर्म्स भी एप्लीकेबल हैं, लेकिन बस दो में एप्लीकेबल है। किसमें? डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज में और नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, बट दे आर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंस। इन दो तरीकों में बेसल नॉर्म्स एप्लीकेबल है ओनली। ठीक है, अब देखो क्या है कि इसमें सरफाइसिंग पावर किसके पास है? सरफाइसिंग पावर वही नॉन एनबीएफसी जो घरों को फाइनेंस करती है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास सरफाइसिंग पावर है। ठीक है, एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग अभी नॉन टाइम डिपॉजिट है, समझ रहे हो? टाइम डिपॉजिट मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। तो इसमें समझ लो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट है, कासा। ठीक है, इसमें क्या है कि टाइम डिपॉजिट है तो ये नॉन बैंक है। ठीक है, एनबीएफसीज टाइम डिपॉजिट है तो इसमें पहली बात तो एट विल ये लोग निकालना चाहेंगे पैसा, तो डेबिट कार्ड होना ही पड़ेगा इसमें। ठीक है, इनको डेबिट कार्ड मिलता है। और उसके बाद बस एक बात ये याद रखो कि एसएलआर और बेसल नॉर्म्स ये दोनों एप्लीकेबल इसमें यही है, इनके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, डिपॉजिट टेकिंग जो एनबीएफसी होती है इसमें डेबिट कार्ड मिलता है क्योंकि टाइम डिपॉजिट है, और एसएलआर होता है और बेसल नॉर्म्स होते हैं। उसके बाद चेकबुक्स भी नहीं मिलती, सीआर भी नहीं होता है, डिपॉजिट भी इंश्योर्ड नहीं होता है, क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिलता है, पीएसएल नॉर्म्स भी नहीं होते, कुछ नहीं होता है सिवाय ये तीन चीज़ कि डेबिट कार्ड मिलता है। ठीक है, फिर से कर देता हूँ, तीन चीज़ है, ये डेबिट कार्ड मिलेगा, एसएलआर कोटा की सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी, और बेसल नॉर्म्स की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज। ठीक है, अब आते हैं आगे। एनबीएफसी रेगुलेटेड बाई आरबीआई। आरबीआई कौन कौन से एनबीएफसी को रेगुलेट करता है? पहला इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी इसको करता है,
कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी इसको भी करता है। फॉर एग्जांपल जो ILFS है, ILFS को कौन ओन करता है? SBI करता है, LIC करता है, कॉर्पोरेट्स करते हैं फ्रॉम जापान एंड अबू धाबी। तो ये सब लोग को रेगुलेट करते हैं RBI। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, RBI रेगुलेट करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, ये भी RBI करता है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ये RBI इसको करती है, मतलब रेगुलेट करती है। फैक्टरिंग कंपनी, फैक्टरिंग का मतलब क्या है? दे लेंड शॉर्ट टर्म मनी टू द क्लाइंट अगेंस्ट हिज इनवॉइस अकाउंट रिसीवेबल। ऐसा होता नहीं कि कभी कभी हम तुमने उस किसान ने हमें कुछ बेचा, हम तुरंत पेमेंट नहीं किए, लेकिन हम उसे एक इनवॉइस दे दिए, ठीक है, और वो फैक्टरिंग कंपनी के पास गया, वहाँ से उस इनवॉइस के एवज में पैसे ले लिए, तो ये फैक्टरिंग कंपनी होती है। गोल्ड लोन कंपनीज को भी, जैसे मुथूट फाइनेंस है, इसको RBI रेगुलेट करता है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में RBI है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, 2 लोग हैं। और पीयर टू पीयर लेंडिंग को भी करता है। फिनटेक अकाउंट्स को भी करता है। रेजिड्यूरी पावर्स भी RBI के पास है कि NBFCs दैट इज नॉट रेगुलेटेड बाय एनी अदर रेगुलेटर फॉल अंडर RBI परव्यू, ठीक है। आगे करते हैं। अब एक नया इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, तीन NBFCs को मर्ज करके ये बना था इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, जो कि RBI मैनेज करता है, ठीक है। NBFCs रेगुलेटेड बाय सेबी। सेबी कौन कौन सी NBFCs को रेगुलेट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टॉक ब्रोकर, दे हेल्प क्लाइंट। अब स्टॉक ब्रोकर कौन होता है कि दे हेल्प क्लाइंट टू बाय एंड सेल शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर, इन सबको, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? दे पुल क्लाइंट्स मनी एंड म्यूचुअल फंड मैनेजर जो होता है वो इन्वेस्ट करेगा इस मनी को इन्वेस्ट इन शेयर्स, बॉन्ड, यूजिंग हिज ओन एक्सपीरियंस एंड डिस्क्रिप्शंस। इन सब का यूज़ करके एक म्यूचुअल फंड मैनेजर होगा जो आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा, वहाँ से वो प्रॉफिट कमाएगा और वापस करेगा। राइट इनवाइट क्या है? पूल एंड इन्वेस्ट मनी इन रियल एस्टेट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, ओके। वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है? हेल्प स्टार्टअप कंपनीज वाया इक्विटी फाइनेंस। वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है? ये हेल्प करते हैं स्टार्टअप को वाया इक्विटी फाइनेंस, मतलब 40% शेयर लिया, खूब सारा पैसा दिया, अब बिजनेस बढ़ावा गया, ऐसा करके। NBFCs रेगुलेटेड बाई अदर्स। और कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि NBFCs को रेगुलेट करती हैं? फॉर एग्जांपल पहला है IRDAI। ये क्या है? IRDAI एक IRDAI एक्ट में बना हुआ है, ये इंश्योरेंस को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। PFRDI ये पेंशन फंड्स को रेगुलेट करते हैं, एक्सेप्ट EPFO, ये भी एक एक्ट के अंदर बना हुआ है। नेशनल हाउसिंग बैंक ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को रेगुलेट करते हैं, और ये भी एक एक्ट के अंदर बना हुआ है, इनके पास सिर्फ ऐसी पावर भी है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, इनके अंदर आता है निधि फंड और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज। निधि फंड से होता है म्यूचुअल फंड बेनिफिट क्लब, ओनली मेंबर्स कैन बारो, ठीक है। निधि फंड, निधि कंपनीज होती है। माइक्रो फाइनेंस कंपनीज भी होती है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी को रेगुलेट करता है RBI करता है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी करते हैं। माइक्रो फाइनेंस में क्या होता है कि दे गिव लोन टू पुअर, ठीक है, गरीबों को लोन देते हैं विदाउट कोलेक्टर, कोई कोलेक्टर नहीं होता है। बट इनका जो लोन का जो वो होता है कि कितने इंटरेस्ट रेट पे, इनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है कंपेयर देन कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो ये लेकिन फ़ायदा ये होता है कि कोलेक्ट्रल नहीं देना पड़ता है। दूसरा फ्लेक्सिबल EMI होती है, अपने हिसाब से EMI तय कर सकते हैं, और लोन 50,000 से ऊपर नहीं होता है, 50,000 से अंदर होता है, ठीक है। 50,000 के अंदर होता है, कोलेक्ट्रल भी नहीं देना पड़ता है, और फ्लेक्सिबल EMI होती है, बट इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। रजिस्ट्रार चिट फंड क्या है? स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ चिट फंड क्या है? चिट फंड इज टाइप ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम विथ मंथली कंट्रीब्यूशन एंड बोरोइंग बाई कंट्रीब्यूटिंग मेंबर्स। लोग मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे मंथली, और फिर लोग उसमें से बोरो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे आते हैं। NBFCs जो मुद्रा है वो 100% सिडबी की सब्सिडरी है, और मुद्रा क्या है? एक रीफाइनेंसिंग एजेंसी है, ठीक है। ये काम क्या करती है? इनडायरेक्ट लेंडिंग करती है वाया शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, RRB, कोऑपरेटिव्स और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन अंदर NBFCs थ्रू रीफाइनेंसिंग, ठीक है। सॉरी, ये जो मुद्रा बैंक है, जो कहते हैं ना मुद्रा लोन ले लो, जो मुद्रा जो लोन है ये प्रोवाइड करती है इनडायरेक्ट लेंडिंग। कैसे? वाया थ्रू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, RRB, कोऑपरेटिव्स बैंक
माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और अदर NBFCs थ्रू रीफाइनेंसिंग। इन सबको रीफाइनेंस करते हैं, फिर ये लोग लोन बांटते हैं आगे, ठीक है। और ओनरशिप क्या है, होली ओन्ड बाय सिडबी, ठीक है। एंड ऑल्सो रिसीव फंडिंग फ्रॉम PSL शॉर्टफॉल्स, PSL शॉर्टफॉल्स भी होता है, RBI एंड बजट सपोर्ट भी मिलता है, ठीक है। इसके अंदर 3 तरह कैटेगरी के लोन है, शिशु, किशोर, तरुण। 50,000 तक शिशु, किशोर मतलब 5 लाख से 50,000 से 5 लाख, तरुण मतलब 5 लाख से 10 लाख तक का, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करता है कि जो ये मुद्रा से लोन लिया जा रहा है उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ये सब मिल डिसाइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि रीफाइनेंसिंग तो इन सब के थ्रू हो रही है, सिविल कमर्शियल बैंक, RRB, कोऑपरेटिव्स, MFI, जब इन सब के थ्रू रीफाइनेंसिंग हो रही है तो ये सब मिल के ही इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब मुद्रा एक तरह का लोन है तो ATM कम डेबिट कार्ड इशू किया जाएगा मुद्रा में, कोलेटरल फ्री होगा, क्योंकि यही तो मेन इसका पर्पस था। लोगों के पास पैसा नहीं तो लोन कैसे मिलेगा, कोलेटरल फ्री लोन देंगे। लॉसेस कवर्ड थ्रू क्रेडिट, जो भी लॉस होगा वो कवर्ड किया जाएगा थ्रू क्रेडिट गारंटी फंड। जो क्रेडिट गारंटी फंड होगा उससे लॉस को कवर करेंगे, जो कि ऑपरेट किया जाएगा, ऑपरेट बाई नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, ठीक है। डिपार्टमेंट फाइनेंशियल सर्विस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसके अंदर ये बॉडी रहेगी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, उसके थ्रू ये मुद्रा लोन को रिकवर किया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आगे, बर्निंग इशू ऑफ बैंकिंग सेक्टर। इसमें पहला आता है कि लेंडिंग रेट, बैंक को किस रेट पे पैसा लेंड करना चाहिए, ठीक है, लोन किस रेट देना चाहिए। तो 2003 में था कि 2003 में ये था कि 2003 में था बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। 2010 में आया कि बेस रेट प्लस स्प्रेड बनाओ, बेस रेट और स्प्रेड क्या रहेगा कि एक बेस रेट हो गया, फिर हर तरह के लोन के लिए अपना बना लो स्प्रेड। मान लो हमने स्प्रेड बनाया, मान लो बेस रेट हमारा 8% का है, ठीक है, प्लस स्प्रेड बना दिया हमने 1% से लेकर 3% तक का। तो सारे लोन अब कितने परसेंट हो जाएंगे, 9% से लेकर 8, 3, 11% तक के हो जाएंगे लोन हमारे सारे, कार लोन, होम लोन, फलाना लोन, ढिमाका लोन, सब सारे लोन, ठीक है। अब 2016 में आया हमारा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, MCLR बोलते हैं। ये मंथली बेसिस पे डिसाइड होता है। इसका ओवरऑल पर्पस ये था कि बेटर ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हो, मतलब कि अगर RBI कोई डिसीजंस ले रहा है, कोई अगर लोगों के हित में डिसीजन ले रहा है तो उसका फायदा लोग बराबर तक पहुँचे। 2019 से सिस्टम बदला, अब लेंडिंग रेट का सिस्टम है एक्सटर्नल बेंचमार्क प्लस स्प्रेड सिस्टम। अब एक्सटर्नल बेंचमार्क क्या होता है, एक्सटर्नल बेंचमार्क मतलब वन कैटेगरी ऑफ लोन इक्वल टू वन एक्सटर्नल बेंचमार्क, इंडिविजुअल बैंक फ्री टू पिक अप एनी वन एक्सटर्नल बेंचमार्क सच एज RBI का रेपो रेट, ट्रेजरी बिल। ये कोई भी एक बेंचमार्क लिया, उसमें स्प्रेड सिस्टम जोड़ा और उस हिसाब से आप अपना लेंडिंग करोगे। और जो भी अदर कोई बेंचमार्क डिसाइड किया जाएगा वो बाई फाइनेंशियल बेंचमार्क लिमिटेड इंडिया लिमिटेड बताएगी, ठीक है, RBI, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, RBI ने मतलब ये इफेक्टिव कर दिया। चलो, MCLR होता है डिटरमाइंड बाई बैंक। देखो जैसे जब बेसल नॉर्म्स का जो कर रहे थे हम, तो वो डिटरमाइंड बाई RBI, क्योंकि वो पूरे सारे देश में एक ही बेसल नॉर्म्स रहेंगे उस, ठीक है। बट जो MCLR है डिटरमाइंड बाई बैंक, ये इसको बैंक डिटरमाइंड करेगी, क्योंकि जब सारे बैंक अपने अपने MCLR को डिटरमाइंड करेंगे तभी तो कॉम्पिटिटिवनेस आएगी बैंकों के बीच में। जो बेसल नॉर्म्स है वो RBI डिसाइड करता है, ठीक है, क्योंकि उससे RBI को एक यूनिफॉर्मिटी लानी है सारे बैंकों के बीच में। बट जो MCLR है वो एक बैंक डिटरमाइन करती है। क्यों? क्योंकि जो लेंडिंग रेट है वो सारी बैंक्स के अपने डिसीजन होते हैं कि लेंडिंग रेट क्या रहेगा, कौन सी बैंक किस दाम में लेंड करेगी, वो उनका अपना बिजनेस मॉडल रहता है। जब सभी बैंकों के लेंडिंग रेट डिफरेंट होंगे तभी तो कंपटीशन होगा आपस में और वो compete कर पाएंगे। RBI अपना सरप्लस को ट्रांसफ़र करती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ एलोकेशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट ऑफ RBI एक्ट 1934 के अंतर्गत, ठीक है। 2013 में मालिकम कमेटी ने रिकमेंड किया था इट्स ट्रांसफ़र ऑफ सरप्लस इंक्रीज्ड, बढ़ाना है और बढ़ा देना चाहिए सरप्लस को, ठीक है। और उसके बाद 2019 में
बिमल जालन कमेटी ने भी ये कहा कि आरबीआई का प्रॉफिट है, आरबीआई प्रॉफिट फ्रॉम फॉरेन करेंसी एसेट। बिमल जालन कमेटी भी इसी के रिकॉर्डिंग बनी थी, आरबीआई में जो सरप्लस ट्रांसफर्स उनको लेकर। अब आरबीआई के प्रॉफिट की बात करते हैं, कहाँ से आता है? फ्रॉम फॉरेन करेंसी एसेट, जो उसके पास है, होल्डिंग गवर्नमेंट बॉन्ड एंड सिक्योरिटी। ये फॉरेन करेंसी एसेट कहाँ से आता है? जब बीओपी को जब जीरो करना होता है, तो हम जैसे हम डॉलर को परचेज़ करते हैं या सेल करते हैं, तब वहाँ से फॉरेन करेंसी एसेट आते हैं। होल्डिंग गवर्नमेंट बॉन्ड एंड सिक्योरिटी, ओएमओ ऑपरेशन जब हम करते हैं, जब लिक्विडिटी को स्ट्रिंग करना हो या फिर बढ़ाना हो, उस केस में हम ओएमओ ऑपरेशन करते हैं, बाय करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को और सेल करते हैं। वहाँ से गवर्नमेंट होल्डिंग आती है सिक्योरिटी की। क्लेम ए मैनेजमेंट, और तीसरा है क्लेम ए मैनेजमेंट कमीशन ऑन होल्डिंग बोरोइंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जो भी स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पब्लिक मैनेजमेंट की जो बातें होती है, उससे जो कमीशन आता है वो आरबीआई के पास आता है। आरबीआई का एक्सपेंडिचर क्या है? मेनली दो एक्सपेंडिचर है। पहला प्रिंटिंग का एक्सपेंडिचर है, जो मनी को प्रिंट करते हैं वो एक्सपेंडिचर। दूसरा की स्टाफ सैलरी, वो एक एक्सपेंडिचर है, राइट। अब देखो जो अगला आता है लोन बेस्ड लेंडिंग रेट, ठीक है। एक तो फिक्स्ड लेंडिंग रेट होता है। फिक्स्ड लेंडिंग रेट मतलब क्या होता है? जब लोन लिया है तो थ्रू आउट द टाइम पीरियड इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि जो इंटरेस्ट लोन है उसके दर रेट जो बदलता रहेगा और रेगुलर अपडेशन होगा, ठीक है। टीजर लोन क्या होता है? टीजर लोन क्या होता है? ए सब टाइप ऑफ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लोन। टीजर रेट क्या होता है? ए सब टाइप ऑफ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लोन वेयर इन इनिशियल ईयर्स हैव लो इंटरेस्ट बट आफ्टरवर्ड हायर इंटरेस्ट रेट। वाइल शुरुआत में तो कम इंटरेस्ट देना पड़ता है, बट बाद में ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। वाइल आरबीआई हैज़ नॉट बैंड टीजर लोन बट हैज़ पुट रिस्ट्रिक्शन रेगुलेशन ऑन देम फ्रॉम 2011। ये टीजर लोन एक बहुत बड़ा कारण था, सब प्राइम क्राइसिस का 2008 में आई थी। एंड आरबीआई ने इसे बैंड तो नहीं किया टीजर लोन को, बट एक रिस्ट्रिक्शंस पुट किए हुए हैं सिंस 2011 से, ठीक है। अब क्या वाई इज़ द ऑफरिंग ऑफ टीजर लोन बाई कमर्शियल बैंक ए कॉज ऑफ इकोनॉमिक कंसर्न? क्यों कारण है? पहला, द टीजर लोन आर कंसिडर्ड टू बी an aspect of subprime lending and banks may expose to the risk of defaulting in future। ये कारण था, ठीक है। अब क्या है? इन इंडिया द टीजर लोन आर मोस्टली गिवन टू अन इनएक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर्स। तो फर्जी का स्टेटमेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सब प्राइम बारोवर्स क्या होते हैं और ओवर लिवरेज बारोवर्स क्या होते हैं? सब प्राइम बारोवर्स सच ए पर्सन डज नॉट हैव कैपेसिटी टू रिपेयर लोन्स। ये सब प्राइम बारोवर्स होते हैं जिनके पास कैपेसिटी नहीं होगी कि वो लोन पे कर सकें, ठीक है। गिविंग टीजर रेट होम लोन्स टू सब प्राइम बारोवर्स वॉज एमंग द रीजन ऑफ सब प्राइम क्राइसिस 2007-8 में आई थी। ओवर लिवरेज बारोवर क्या होता है? सच कंपनी हैव बारोड टू मच मनी देन इट्स एबिलिटी टू पे इट बैक, ठीक है। ज़्यादा पैसा उधार ले लो जितनी की उसकी एबिलिटी भी नहीं है कि वो पे बैक कर पाएगा। अब एनपीए को देखते हैं, ठीक है। एनपीए क्या होता है? स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है कि ऐसा कोई एसेट जो लोन पे दिया गया है और जिससे बैंक को टाइमली प्रॉफिट होता रहता है, ठीक है। अब ठीक है, अब ये क्या है? SMA 0, SMA 1, SMA 2। ये कहता है इफ़ प्रिंसिपल अमाउंट या फिर इंटरेस्ट ये अनपेड है 0 से 30 डेज तक फ्रॉम इट्स ड्यू डेट, ओके, देन सच लोन इज क्लासिफाइड एज स्पेशल मेंशन अकाउंट। उनको स्पेशल मेंशन अकाउंट बोलते हैं। SMA स्पेशल मेंशन अकाउंट, इसमें क्या होता है कि 1 दिन से लेके 30 दिन तक का आपका प्रिंसिपल अमाउंट या फिर इंटरेस्ट ड्यू है देने को। SMA 1 में क्या है? 31 दिनों से 60 दिनों तक प्रिंसिपल अमाउंट या लोन पे करना ड्यू है। सेम 61 से 90 दिन SMA 2, ठीक है। 90 दिनों के बाद NP हो जाता है। 90 दिनों तक अगर और प्रिंसिपल या इंटरेस्ट अमाउंट नहीं आ रहा है तो 90 दिन के बाद वो एसेट नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं, ठीक है उसे। अब देखो जो NPA की साइज़ है पब्लिक सेक्टर बैंक में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक में, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक में, फिर उसके बाद फॉरेन बैंक में, ठीक है। पब्लिक सेक्टर, फिर प्राइवेट सेक्टर, फिर फॉरेन बैंक। अब आगे देखो प्रोविजनिंग एज पर RBI नॉर्म्स बैंक मस्ट सेट असाइड फंड टू कवर लोन लॉसेस अगेंस्ट देयर NPA। प्रोविजनिंग क्या चीज़ होती है कि जैसे मान लो कोई बैंक लोन देती है तो
उसे पता तो होता है नहीं कि ये स्टैंडर्ड एसेट रहेगा कि एनपीए हो जाएगा कुछ दिन बाद, तो पॉसिबिलिटी ये भी रहती है कि शायद वो एनपीए हो जाए। तो एनपीए हो जाए तो उसके एक रिस्क देख के कि कितना रिस्क है इस एसेट में, बैंक प्रोविजनिंग करती है। बैंक मस्ट सेट असाइड फंड टू कवर लॉसेस अगेंस्ट द एनपीए। सच प्रोविजनिंग ऑफ फंड्स डिक्रीजेज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक। ठीक है, अब क्योंकि तुमने कुछ पैसा ये सोच के अलग रख दिया है कि शायद क्या पता जो लोन दिया है वो ख़राब ना हो जाए, तो इससे क्या है कि नेट जो आपके पास पैसा होना चाहिए जो लोन देने के लिए वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इससे प्रॉफिटेबिलिटी बैंक की घट जाती है। तो ग्रॉस एनपीए इक्वल टू क्या होता है, नेट एनपीए प्लस प्रोविजनिंग फंड। ठीक है, या फिर ये बोलो ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजनिंग इक्वल टू नेट एनपीए, कैसे भी कर लो। अब क्या है, एनपीए हो गया है, एनपीए से लेके अगले 12 महीने तक वो चीज़, वो एसेट सब स्टैंडर्ड एसेट रहेगा। ठीक है, फिर सब स्टैंडर्ड एसेट प्लस 12 महीना वो रहेगा डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट प्लस 12 महीना लॉस एसेट के बाद वो लॉस एसेट बन जाता है। ठीक है, अब लोन रिटर्न ऑफ क्या होता है, व्हेन लोन इज रिटर्न ऑफ फ्रॉम एसेट साइड ऑफ द बैंक टू बैलेंस शीट सो टू सेव कॉर्पोरेशन टैक्स। अभी जब तक वो लोन एक एसेट की तरह दिखाया जाएगा तो बैंक को ज़्यादा कॉर्पोरेशन टैक्स देना पड़ेगा ये दिखाने के लिए कि उसे प्रॉफिट में है और उसे इतना टैक्स पे करना है, बट एक्चुअली तो उसे प्रॉफिट हो नहीं रहा, वो चीज़ तो एनपीए हो गया। तो लोन को रिटर्न ऑफ कर देते हैं। लोन रिटर्न ऑफ डज नॉट वेव द बैंक्स राइट टू रिकवर। ये इससे ये नहीं होता कि बैंक अब रिकवर नहीं कर सकती है, बट उसने अपनी अकाउंटिंग को थोड़ा सही कर लिया बस। इट्स मेयरली अकाउंटिंग एक्सरसाइज फॉर टैक्स बेनिफिट्स। ठीक है, बिकॉज अभी जो एसेट है जिसको रिटर्न ऑफ किया गया है वो अब कोई परफॉर्मिंग एसेट नहीं है। ठीक है, इसलिए उसको हटा दिया गया है, बट स्टिल बैंक के पास राइट है कि वो रिकवर कर सके। रीस्ट्रक्चर लोन क्या होता है कि मान लो कोई लोन दिया गया है, अभी उसको मान लो वो पेमेंट नहीं आ पा रहा है, लेकिन आप अगर रीस्ट्रक्चर कर दो तो क्या पता पेमेंट दे भी दे। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल अमाउंट को रिस्ट्रक्चर कर दो, इंटरेस्ट रेट को रिस्ट्रक्चर कर दो। मान लो पहले इंटरेस्ट रेट 10% पे था, अब वो बंदा पे ही नहीं कर पा रहा, तो उससे कहा था ठीक है चलो तुम 7% पे कर दो पे, टेन्योर का मॉडिफाई कर दो, पहले कहा 10 साल में पे करेंगे, ठीक है चलो तुम 12 साल में कर दो पे, ऐसा करके रिस्ट्रक्चर कर दिया। तो स्ट्रेस्ड एसेट में क्या क्या आता है, एनपीए, लोन रिटर्न ऑफ प्लस रीस्ट्रक्चर्ड लोन। ठीक है, जितने भी एनपीए हो गए वो सारे, जो लोन को रिटर्न ऑफ कर दिया गया वो सारे, और जो रीस्ट्रक्चर किया गया लोन को वो सारे मिला के स्ट्रेस्ड एसेट बनता है। स्ट्रेस्ड एसेट ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट क्या होता है कि एक टाइम सेटलमेंट करो, जो जितना देने की कैपेसिटी उतना दे के ख़त्म करते हैं इस चीज़ को। मान लो पहले था कि मान लो 50,000 देना है और वो नहीं दे पा रहे, कितना दोगे, 20,000, तो ठीक है चलो 20,000 दो और आगे बढ़ो। एवरग्रीनिंग क्या होता है, बैंकिंग के टर्म्स में एवरग्रीनिंग का मतलब होता है कि बारोवर नया लोन लेता है जिससे कि वो पुराना लोन चुका सके। और पेटेंट के टर्म में क्या होता है कि पेटेंट का टाइम पूरा हो रहा है तो वो हल्का सा मॉडिफाई किया, कहता है हमारा नया इन्वेंशन है, और वो आगे फिर 20 साल का पेटेंट लेता है, तो एवरग्रीनिंग कहते हैं उसे। ठीक है, अब अब ये सरफाइसी एक्ट 2002 है। ठीक है, ये उससे पहले समझ लो 1991 में नरसिम्हन कमेटी आई थी। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि दैट बोरोवर्स ऑप्टेन स्टे ऑर्डर फ्रॉम ऑर्डिनरी कोर्ट और बैंक हैव डिफिकल्टी रिकवरिंग एनपीए। जब से उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब एनपीए के लिए बैंक जाती है तो वो अपना लोन रिकवर नहीं कर पाती है। उसकी वजह ये है कि लोग कोर्ट के पास जाकर और स्टे ऑर्डर ले आते हैं। ठीक है, तो फिर इसीलिए 1993 में एक डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाया गया। ठीक है, जिससे कि ऑर्डिनरी कोर्ट अब इंटरफेयर ना कर से लोन के रिकवरी प्रोसेस पे। और ये डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल किसके अंदर बना है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बना है रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993, इसमें बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993 में बना है, के अंदर बना है डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, 1998 में नरसिम्हन 2 कमेटी बनी, उसने कहा डीआरटी नीड टू बी स्ट्रेंथेंड विथ ए लॉ। डीआरटी को एक लॉ के साथ स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, जो कि वो सरफाइसी एक्ट था उसके लॉ के अंदर डीआरटी को स्ट्रेंथन किया गया। ठीक है, अंडर सरफाइसी एक्ट बैंक एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कैन अटैच मोर्टगेज एसेट व्हेन लोन इज नॉट रिपेड। सरफाइसी एक्ट के अंदर 2 लोगों को पावर दी गई, एक बैंक को दी गई और दूसरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को दी गई जो कि एनबीएफसी थी। इनके पास ये पावर है कि जैसे लोन देते टाइम जो भी मॉर्टगेज जो भी चीज़ रखी गई थी उसको वो अटैच कर सकते हैं अगर लोन को रिपेड नहीं किया गया। तो मतलब इसमें जो है सरफाइसी एक्ट के अंदर दैट लिक्विडेशन की बात होती है, इसमें कोई मीडिएशन की बात नहीं होती है। दे कैन चेंज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन सच कंपनी कैन ऑक्शन सच एसेट कैन ऑल्सो सेल सच एसेट टू रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है,
ठीक है। सरफेसी एक्ट नॉट एप्लीकेबल टू फॉर्म लोन, मतलब ऐसा नहीं कि किसान अपनी ज़मीन मॉर्टगेज रखा है तो तुम ज़मीन बेच दोगे, ऐसा नहीं। लेकिन बाकी जो घर वर की ज़मीन है, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी उनमें जो मॉर्टगेज रखा है, उनको वो लोग लिक्विडेट कर सकते हैं। ओके। इफ़ लोन डिफॉल्टर वांट टू ऑब्टेन स्टे ऑर्डर ही कैन नॉट गो टू ऑर्डनरी कोर्ट। अब जब डीआरटी आ गई है तो आप कोई भी ऑर्डनरी कोर्ट में जाके स्टे ऑर्डर नहीं ला सकता है। अब वो ऑर्डनरी डीआरटी के अगेंस्ट कहाँ जाएगा, डीएआरटी मतलब डेट रिकवरी एपलेट ट्राइब्यूनल। बट यहाँ जाने के लिए पहले तुम्हें जितना भी लोन का अमाउंट जो बचा हुआ है उसका 50% आपको जमा करना पड़ेगा, तब आप अपील कर सकते हो। ठीक है। तो कोई भी फर्जी का आदमी नहीं अपील करेगा। ठीक है। तो पहले डीआरटी डीआरटी के ऊपर डीएआरटी, और उसके ऊपर भी आपको अपील करना है तो हाई कोर्ट जाओ। ठीक है। ओके। लिमिटेशन क्या, सरफेसी एक्ट की लिमिटेशन ये है कि डज नॉट फैसिलिटेट आर्बिट्रेशन। ये ऐसा नहीं कि कोई प्लान बनाएंगे और आपस में सुलह समझ करेंगे, ऐसे मीडिएशन आर्बिट्रेशन नहीं होता है, ओनली लिक्विडेशन, पूरा का पूरा लिक्विडेट कर दो, ऐसा होता है लिमिटेशन सरफेसी एक्ट की। तो फिर इसीलिए आया है आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। नोट, कोऑपरेटिव बैंक कैन यूज सरफेसी एक्ट टू रिकवर ड्यूज। अब देखो नया नया सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं, वो कोऑपरेटिव बैंक जो होती हैं वो सरफेसी एक्ट का यूज़ करके लोन को रिकवर कर सकती हैं अपने ड्यूज़ को। अब देखो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया जो है 2016 में जो आया है, उसमें क्या है, उसमें 3 लोग हैं। ठीक है। पहला इंडिविजुअल, दूसरा पार्टनरशिप फर्म, तीसरा कंपनी। अब ऐसा समझो, इंडिविजुअल मतलब एक आदमी, पार्टनरशिप फर्म मतलब 5-6 लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई, कंपनी वाला कंपनी डिफ़ॉल्ट करेंगे लोन पर अगर लोन की वैल्यू है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए उससे ज़्यादा के ऊपर के लोन पर डिफ़ॉल्ट करेंगे तो लेंडर अप्रोच कर सकता है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। ये किसके अंदर बना हुआ है, कंपनी एक्ट के अंदर बना हुआ है, नेशनल कंपनी, तो कंपनी इसमें भी, कंपनी इसमें भी है। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में अप्रोच कर सकेंगे जो कि कंपनी एक्ट के अंदर बना हुआ है। अब एनसीएलटी में क्या होगा कि एक विल ग्रांट ए मोराटोरियम, एक मोराटोरियम ग्रांट होगा 180 से लेके 270 दिन तक का। इसके अंदर क्या होगा, नो लेंडर कैन यूनिटली अटैच द एसेट अंडर सरफेसी एक्ट। कोई भी लेंडर अंडर सरफेसी एक्ट कोई भी एसेट को अटैच नहीं करेगा विद इन दैट 180 से लेकर जो 270 के बीच का पीरियड है, उसमें इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट किया जाएगा। उसका काम ये रहेगा कि एक ऐसा रेजोल्यूशन, एक ऐसा प्लान बनाओ जिससे कि ओवरऑल ये जो कंडीशन क्रिएट हुई है कि जो बैड डेट बन गया उसको ख़त्म किया जा सके। मान लो उसने एक प्लान बनाया और 67% लोग लेंडर्स ने अगर अप्रूव कर दिया तो वो तो रेजोल्यूशन प्लान पे काम करेंगे। अब अगर 67% लोग सहमत नहीं हुए तो उस प्रॉपर्टी को लिक्विडेट कर दो और रिकवरी कर लो। अब अपील का स्ट्रक्चर क्या है, अब देखो इंसॉल्वेंसी कोड में अगर इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म, एक आदमी या 5 आदमी मिल, अगर इनका केस फंसेगा तो पहले डीआरटी जाओ, फिर डीएआरटी जाओ, फिर हाई कोर्ट जाओ, और ये सब सरफेसी एक्ट के अंतर्गत होगा। ठीक है। और अगर कंपनी एक्ट के अंतर्गत कोई कंपनी अगर फंस गई तो पहले एनसीएलटी जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ठीक है। ये याद रखो, डीआरटी, डीएआरटी और हाई कोर्ट, एनसीएलटी के बाद सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ ये कहाँ लिखा है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, अपील टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकते हैं। सरफेसी और आईबीसी के अंदर क्या डिफरेंस है, सरफेसी में के ओनली सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होंगे, मतलब कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी मॉर्टगेज रखनी ही चाहिए, तभी सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होंगे। ठीक है। और डीआरटी फॉर बोथ इंडिविजुअल के लिए भी है और कंपनी के लिए भी है। और आईबीसी में क्या है, ऑल्सो फॉर अनसिक्योर्ड, वो उन सब केसेस में भी है जो कि फाइनेंशियल अनसिक्योर्ड एंड नॉन फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं। ठीक, कोई मॉर्टगेज नहीं रखा गया तब भी। डीआरटी फॉर इंडिविजुअल्स एंड, देखो इंडिविजुअल्स के लिए और पार्टनरशिप फर्म्स के लिए डीआरटी, और एनसीएलटी फॉर कंपनीज। सरफेसी एक्ट में डीआरटी दोनों के लिए, इंडिविजुअल के लिए भी है और कंपनीज के लिए भी है। ठीक है। और फैक्ट फॉर प्रीलिम्स में देख लो, अनलाइक सरफेसी, आईबीसी आल्सो कवर लोन विदाउट कोलेक्टर। ऐसा कोई लोन इसमें कोलेक्टर नहीं रखा गया हो, आईबीसी उसमें भी कवर करता है, लेकिन सरफेसी एक्ट में बस उन्हीं लोन्स को कवर किया जाता है जिनमें कोलेक्टर होता है, मोर्टगेज होता है। 14 दिन के अंदर एनसीएलटी टू डिसाइड ऑन द एप्लीकेशन, और 330 दिन के अंदर कंप्लीट द प्रोसेस। ठीक है। आईबीसी नॉट एप्लीकेबल ऑन द फॉलोइंग डिफॉल्टर। 2 तरह डिफॉल्टर में आईबीसी एप्लीकेबल नहीं है। पहला विलफुल डिफॉल्टर, जिसने के पास कैपेसिटी तो है पे करनी बट वो पे नहीं करना चाहता, फॉर एग्जांपल विजय मान लिया। दूसरा है इनकेपेबल डिफॉल्टर, मतलब जिनके पास कैपेसिटी नहीं पे करने के लिए। इन दोनों के ऊपर वो आईबीसी नहीं लगता है। ठीक है। एबव 2 कैटेगरी ऑफ बरोवर आर नॉट एलिजिबल फॉर आईबी रेजोल्यूशन,
देयर एसेट विल डायरेक्टली बी लिक्विडेट अंडर सरफेसी एक्ट। ठीक है, इसलिए जैसे कि आप कोई पे ही नहीं करना चाहते तो उसका क्या करोगे, तुम सरफेसी एक्ट पे लगाओ, उसको लिक्विडेट कर दो। और कोई डिफॉल्टर पर कैपेसिटी नहीं पे करने की, उसका क्या करोगे, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करो और बेचो, मतलब रिकवर करो जितना रिकवर हो सके। ठीक है, अब देखो प्रोविजनिंग अकाउंट देख लो। प्रोविजनिंग अकाउंट क्या है कि फॉर एवरी लोन गिविंग बैंक कीप सम मनी इन ए सेपरेट अकाउंट। वाई, क्यों क्यों रखती है सब अकाउंट, टू रिड्यूस शॉक इन केस ऑफ समवन डज नॉट रिपे द लोन। देखो कई सारे लोन होते हैं, कुछ लोन होते हैं जो मान लो तुम सरकारी नौकरी वाले आदमी को लोन दोगे तो पक्का रिटर्न करेगा, लेकिन कोई प्राइवेट आदमी को लोन दोगे तो मे भी वो रिटर्न ना करे, तो प्राइवेट वाले जब देते हैं तो ज़्यादा रिस्क है। ठीक है, तो उसी हिसाब से प्रोविजन कवरेज रेशियो डिफाइन किया जाता है। ठीक है, एनपीए जो ग्रॉस एनपीए मान लो 100 रुपये है, प्रोविजनिंग हमें अगर 10 रुपये रखा है, ठीक है, और नेट एनपीए कितना हुआ हमारा, ठीक है 90 रुपये हुआ हमारा, राइट। नेट एनपीए क्या मतलब होता है, नेट एनपीए मतलब ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजनिंग। ठीक है, 90 हुआ। अब प्रोविजन कवरेज रेशियो कितना है, ठीक है, प्रोविजन कवरेज रेशियो कितना हो जाएगा, जितना हमारा ग्रॉस एनपीए है अपॉन मतलब प्रोविजन कवरेज रेशियो। ठीक है, प्रोविजन कितने प्रोविजन कवरेज रेशियो कितना प्रोविजन किया गया है ओवरऑल इंटायर एनपीए में, ग्रॉस एनपीए प्रोविजन अपॉन ग्रॉस एनपीए। प्रोविजन हमारा कितना है 10 रुपये का और ग्रॉस एनपीए कितना है 100 रुपये, तो 10% का हमारा प्रोविजनिंग रेशियो है। ठीक है, जितना ज़्यादा अच्छा प्रोविजन कवरेज रेशियो होगा उतना बैंक मतलब हेल्दी रहेगी, वल्नरेबल नहीं रहेगी, राइट। अब एसेट फ्री कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होता है, ये अंदर सरफाइसी एक्ट में है। अब देखो इसमें कंफ्यूज मत करना कि कंपनी लिखा है तो कंपनी एक्ट मार दो, नहीं। पहली बात तो इस एक्ट ये क्या काम करती है, अटैच करके लिक्विडेट करने का काम करती है, और लिक्विडेशन अटैच करके लिक्विडेशन पावर सरफाइसी एक्ट के अंदर मिली हुई है। ठीक है, ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, सरफाइसी एक्ट के अंदर रहती है। ठीक है, बाइज बैड लोन बाइज बैड एसेट फ्रॉम बैंक, इम्प्रूव मैनेजमेंट एंड सेल, रजिस्टर्ड विद आरबीआई अंडर सरफाइसी एक्ट 2002। ARC इंडिया लिमिटेड सेटअप इन 2002 वॉज द फर्स्ट ARC। 100% FDI फॉर ऑटोमेटिक रुपीज़ परमिटेड। वैसे भी सब चाहते हैं जितना ज़्यादा लिक्विडेट हो सके तो अच्छी बात, इसलिए FDI तो 100% दिया गया। अब देखो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। अभी सोचो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में क्यों है, क्यों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में नहीं है, या क्यों मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में नहीं है, क्योंकि इंसॉल्वेंसी किसी कराते हैं, कॉर्पोरेट्स की तो कराते हैं, इसीलिए ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में है। ठीक है, मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ठीक है, 10 मेंबर होते हैं, 5/65 एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। अब देखो IBBI का काम क्या होता है, पहली बात तो IBBI सिलेक्ट करता है IPA को। IPA कौन होता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी होती है। IBBI ऑल्सो सिलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को, ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन डाटाबेस ऑफ बारोवर इंदौर 17। ये IBBI ऑल्सो सिलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को, ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन डेटाबेस फॉर बोरोवर्स इंदौर 17। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड ओन्ड बाय कंसोर्टियम ऑफ 2017 में जो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड है जो कि कंसोर्टियम है ऑफ SBI LIC ETC वॉज द फर्स्ट टू गेट द इंसॉल्वेंसी सॉरी ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का स्टेटस जो मिला था NESL को मिला था। ठीक है, जो NESL है उसको सबसे पहले IU का स्टेटस मिला था। ये ओन्ड की जाती है बाई सेबी और LIC। ठीक है, फकिंग सॉरी, जिस ओन्ड की जाती है बाई SBI और LIC। ठीक है, SBI और LIC, इस पर क्वेश्चन आ चुका है UPSC में। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट सशक्त, ये उसी के लिए था कि बैंकिंग के रिजोल्यूशन के लिए था, जो लोन बैड लोन्स उनके लिए था, इसको जरूरत नहीं पढ़ने के, क्वेश्चन आ चुका है इस पर से। IBBI के अब आगे देखते हैं। जो DRT है, DRT अंदर रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993 के अंदर आता है। NCLT कंपनीज एक्ट के अंदर आता है। ARC सरफेसी एक्ट के अंदर आता है। IBBI इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंतर्गत आता है। ठीक है, बोरोवर्स डाटाबेस ट्रैकिंग, इस पर देखते हैं। पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, ये क्या है, मल्टीपल, इसमें यह है कि जो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारे के सारे पब्लिक बोरोवर्स का डाटा रखते हैं। ठीक, किसने कितना बोरो किया, कौन से बैंक से कितना चल रहा है इसका। ठीक है, IBBI जो है अंडर IB कोड, और जो IBBI है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, वो किसके अंदर है,
IB कोड के अंदर है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर, और उसने ऑथराइज किया है नेशनल NESL क्या है, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड, ये है टू एक्ट एज ए इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। RBI ने अंडर CICRA 2005 के अंदर गिवन लाइसेंस एज ए क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रेगुलेशन एक्ट 2005, ठीक है, ये बोलते हैं। इस RBI के अंदर क्या क्या, RBI ने इस एक्ट के अंदर किन किन कंपनी को क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी का दर्जा दिया और लाइसेंस दिया हुआ है, केयर CARE, फिनटेक इंडिया, ICRA, ब्रिक वर्क रेटिंग, SMERA, ठीक है। अब इन सब जो कंपनियां हैं इन सबको क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी की तरह का लाइसेंस दिया गया है। RBI की अपनी एक क्रिसल है, CRILC, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट, ठीक है, ये है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नंबर, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नंबर क्या है? ये पहले बात तो G20 का इनिशिएटिव है। G20 का जो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है, ये उसका इनिशिएटिव है, RBI का नहीं है, ठीक है। इसमें बस यही है, जैसे सबका आधार कार्ड होता है वैसे ही सब जो मतलब लोन लेते हैं उनका भी एक यूनिवर्सल नंबर होगा, ठीक है। G20 एंड इट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड केम अप विद LEI कॉन्सेप्ट, एक 20 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक कोड होगा, ठीक है। इससे पता चलेगा कि किस आदमी ने कितना लोन लिया है, कितने में डिफ़ॉल्ट हुआ, कितना क्या है चल रहा है उसकी हिस्ट्री। ग्लोबल बॉस कौन है? लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन ग्लोबल बॉस है, और इंडिया में कौन मैनेज करता है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मैनेज करता है, ठीक है। RBI हैज ऑर्डर्ड लार्ज बोरोवर्स who have taken loan above 1,000 करोड़ फ्रॉम इंडियन बैंक्स टू ऑब्टेन LEI नंबर 2018 तक, देन ग्रेजुअली स्मॉल कंपनीज मस्ट ऑब्टेन LEI नंबर। RBI ने ऑर्डर किया कि ये नंबर में भी सब जो लोगों को जो लोन लेते हैं इनको ये सब लेना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लो इवन इफ द बोरोवर हैज़ ऑब्टेन LEI नंबर, हिज नेम इज इन PCR पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, येट वन डे ही रन्स अवे फ्रॉम इंडिया, देन व्हाट टू डू? भाग्य इंडेक्स क्या करोगे? तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 ये कहता है कि कोई भी इकोनॉमिक ऑफेंडर है जिसने वर्थ 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का लोन लेके इंडिया निकल लिया है, उसके लिए है, ठीक है। इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्यूज्ड ऑफ चेक डिसऑनर, लोन, इन्वेस्टमेंट, चिट फंड, स्कैम, कुछ भी हो, ठीक है। स्पेशल कोर्ट का उसे स्पेशल कोर्ट जो PMLA के अंदर है उससे बुलाया जाएगा, 6 वीक्स के अंदर उसे आना है। इफ़ नॉट, अगर वो नहीं आता है तो उसे पॉजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बोला जाएगा, और उसकी जितनी भी इंडियन की और बेनामी प्रॉपर्टीज है सब अटैच कर ली जाएंगी, और उस प्रॉपर्टी पे केवल यूनियन गवर्नमेंट को हक होगा, ना कि ओवरसीज़, जितने भी ओवरसीज़ हैं सब अटैच कर ली जाएंगी, ठीक है। इंडियन की, फॉरेन की, बेनामी सब अटैच कर ली जाएगी, और यूनियन गवर्नमेंट ही उसकी उन प्रॉपर्टीज़ पे उसका वो ओवरसी करेगी। RBI को उस पर हक नहीं होगा और ना ही बैंक को होगा, ठीक है। तो इसमें स्पेशल कोर्ट PMLA है, PMLA स्पेशल कोर्ट मिलाएगा, उसके बाद ये सब हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट में PMLA का स्पेशल कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इफ़ बॉरोवर डोंट पे सरफेसी ऑक्शन विल लिटिल रिकवर, if borrower don't repay, SARFAESI auction will give little recovery, CRR SLR insufficient to repay deposit, then bank collapse immediately, then how to protect depositors? अभी ये कह रहा है कि जो लोन करते हैं उससे, और मान लो वो सब बैड लोन हो जाता है, फिर उसका रिकैपिटलाइजेशन होता है, ठीक है, कुछ रिकवरी होती नहीं इनका SARFAESI एक्ट के अंदर बहुत लेकिन, तो डिपॉजिटर्स के पैसे को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए जो बैंक के अंदर है? अभी सारे जो बैड लोन्स है उसमें डिपॉजिटर पैसे तो नहीं यूज़ कर देंगे, फिर बैंक कैसे चलेगी? तो डिपॉजिटर्स का पैसा जिनकी कोई गलती नहीं होती उनको कैसे सिक्योर करोगे? उसके लिए क्या है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है, DICGC। ये क्या है? DICGC ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, NBFC नहीं है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये DICGC एक्ट 1961 के अंदर बनी हुई है, 100% ओन्ड बाई RBI। ये पूरी RBI ने इसे ओन किया हुआ है, ठीक है। जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है ये पूरा RBI ने ओन किया हुआ, 100% ओन्ड बाई RBI। एक्ट मैंडेटेड ऑल टाइप ऑफ बैंक मस्ट बाय इंश्योरेंस
इसमें एक आगे कि हर तरह की बैंक है जिसको इंश्योरेंस पक्का ही उसे इंश्योरेंस लेना है ऑन देयर डिपॉजिट्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू DICGI अप टू 5। इसमें कितना अमाउंट सिक्योर रहेगा आपका, आपके पास पैसा कितना भी बैंक में जमा किया हो लेकिन अप टू 5 लाख ही इंश्योर है, ठीक है। और ऑल्सो प्रोवाइड गारंटी फॉर PSL लोन्स, ये PSL लोन्स में भी गारंटी प्रोवाइड करते हैं एक्सेप्ट होम लोन्स। ये आई DICGCI ये PSL लोन्स में भी गारंटी प्रोवाइड करते हैं एक्सेप्ट होम लोन्स, एंड DICGCI डज नॉट कवर NBFC, और इनमें NBFC का कवरेज नहीं है। अब देखो बेल आउट बेल इन क्या चीज़ होती है। जब बेल आउट मतलब समझो, जो बेल आउट लिखा है, आउट मतलब आउटसाइडर, आउट बैंक से आउटसाइडर कौन लोग हैं, टैक्स पेयर। जब टैक्स पेयर की मनी को बैंक में रिकैपिटलाइजेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे बेल आउट बोलते हैं। और जब बेल इन मतलब बैंक के अंदर का, मतलब जब गवर्नमेंट इंजेक्ट करती है डिपॉजिटर्स की मनी तो उसे बोलते हैं बेल इन, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत कंपनी लाइक ट्रिब्यूनल बना हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या है। पहली बात तो ये एक तरह का डायरेक्ट एक्शन है, और ये वो वाला है क्वालिटेटिव एक्शन है, ठीक है। सिलेक्टिव टूल है। नाबार्ड अनाउंस करता है सेपरेट, देखो नाबार्ड अनाउंस करता है सेपरेट प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क फॉर RRB, राइट। और इन PCA जो फ्रेमवर्क होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, इसमें ऑल कमर्शियल बैंक और मॉनिटर्ड किस किस चीज़ों के लिए मॉनिटर किया जाता है, फॉर एसेट क्वालिटी, कि आपकी एसेट की क्या क्वालिटी रहेगी, और कैपिटल सफिशियंसी, एसेट क्वालिटी के लिए, और कैपिटल सफिशियंसी, बेसल 3 नॉर्म्स, और प्रॉफिटेबिलिटी जो कि रिटर्न ऑन एसेट क्या रहेगा, एसेट की क्वालिटी के बारे में, मतलब NPA कितना है, बैक लोन कितना है, परफॉर्मिंग एसेट्स कितने हैं। दूसरा कैपिटल सफिशियंसी मतलब बेसल 3 नॉर्म्स के बारे में कि कैपिटल कितना सफिशिएंट है। और फिर प्रॉफिटेबिलिटी मतलब रिटर्न ऑन एसेट, कितना एसेट पे रिटर्न है, इन चीज़ों पे ध्यान रखा जाता है, ठीक है। PCA इज ए मॉनेटरी पॉलिसी, क्वालिटेटिव एंड सिलेक्टिव टूल्स, डायरेक्ट एक्शन। इफ PCA लिस्टेड बैंक वांट टू गेट वाइट लिस्टेड, मतलब PCA से बाहर आना चाहती है, देन इट विल हैव टू रिड्यूस NPA, वो अपना NPA घटाएगी। ऑब्टेन एडिशनल कैपिटल ऑब्टेन करने से फ़ायदा ये होगा कि बेसल 3 की जो रिक्वायरमेंट वो पूरी होगी, एंड इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, जो भी एसेट है उस पर रिटर्न उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक। 3 चीज़ को। बेसल 3 नॉर्म में क्या होता है, बेसल 3 नॉर्म बेसिकली एक बैंक को हेल्दी रखने के लिए एक सर्टेन पैरामीटर्स हैं, अगर उसको फुलफिल किया जाएगा तो वो बैंक हेल्दी रहेगी इकोनॉमिकली। फर्स्ट ए बैंक नीड टू कैलकुलेट द रिस्क वेटेड एसेट, कितना रिस्क वेटेड एसेट है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो हम जो भी लोन दें उसमें कितना रिस्क है, ठीक है, रिस्क वेटेड एसेट, सॉरी, बैंक नीड टू कैलकुलेट इट्स रिस्क वेटेड एसेट, ठीक है। अगेंस्ट these risk weighted asset, scheduled commercial bank must keep minimum capital to risk weighted asset approx 9%, ठीक है। मान लो रिस्क वेटेड एसेट हमारा 100 रुपये है, तो 9 रुपये जो अगर तुम अलग से रखते हो तो प्रोविजनिंग के 9 रुपये, तो वो 9% एक रिस्क मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट 9% होना चाहिए, ठीक है। रिस्क वेटेड एसेट क्या होता है कि जो एसेट जिन पे हमेशा डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बने रहते हैं वो कितने हैं। मान लो अगर वो 100 रुपये हैं तो उसके एवज में 9 रुपये होने चाहिए तुम्हारे पास, बैंक के पास, ऐसे तभी कहेंगे वो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट है उसके पास, बैंक के पास, ठीक है, बैंक हेल्दी है। कैपिटल कन्वर्जन बफर क्या होता है, कैपिटल कन्वर्जन बफर होता है एक चीज़, और काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर, ये दो एक चीज़ होता है, ठीक है। बेसल नॉट सेम एवरीवेयर, हर जगह सेम नहीं है। विद इन द कंट्री लाइक इंडिया, RBI विल डिसाइड फॉर ऑल बैंक्स व्हाट शुड बी द CRAR, क्या होगा CRAR। 9% तो बस एक एग्जाम्पल था, RBI डिसाइड करती है उसे कितना करना है, ठीक है। इफ़ NPA बढ़ेगा, देखो बेसल नॉर्म्स ऑल्सो अप्लाई टू डिफरेंशियल, देखो एज NPA इंक्रीजेज बैंक एसेट क्वालिटी डिग्रेड, NPA बढ़ेगा तो बैंक की एसेट क्वालिटी घटेगी। इस रिस्क वेटेड एसेट WRA विल इंक्रीज, क्योंकि NPA ज़्यादा हो रहा है ना तो रिस्क वेटेड एसेट बढ़ेगा। देन बैंक मस्ट अरेंज मोर कैपिटल टू कंप्लाई विद दीज रेशियोज नॉर्म एंड बफर्स। तो अब जब से रिस्क वेटेड एसेट बढ़ेगा तो बैंक को और कैपिटल चाहिए जिससे कि वो इन सब नॉर्म्स को कंप्लाई कर सके। इफ़ बैंक कैन नॉट कंप्लाई विद बेसल नॉर्म्स देन द RBI पुट इट अंडर PCA, जब PCM कर देगी तो हर चीज़ के बहुत रिस्ट्रिक्शंस लग जाएगी। इन वर्स्ट केस बैंक विल हैव टू मर्ज सेल ऑफ बिजनेस टू अनदर बैंक और शट डाउन।
जब पीसीआई नॉर्म्स आता है तो बैंक में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं कि क्या आपका रेगुलेशन है, कितना करना है कितना नहीं करना है, राइट। तो बेसल नॉर्म्स किन के लिए हैं? सारी की सारी बैंक्स के लिए हैं, सारी डिफरेंशियल बैंक्स के लिए हैं, ठीक है। फिर सारी कॉर्पोरेट बैंक्स के लिए हैं, फिर सारी कमर्शियल बैंक्स के लिए भी हैं, ठीक है। और सारे ये नाबार्ड, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स के लिए भी हैं, ठीक है। और सर्टेन कैटेगरी ऑफ एनबीएफसीज के लिए भी हैं, डिपॉजिट टेकिंग वाले के लिए है, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी के लिए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेसल थ्री नॉर्म, जो ये टर्म है ना, काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर, इसमें ये होता है कि जब आपका बूम पीरियड चल रहा है इकोनॉमी में, तब आप खूब सारा कैपिटल कुछ इकट्ठा कर लो, क्रिएट कर लो, और जब वो तब काम आएगा जब रिसेशन चलेगा, जब मंदी चलेगी, तब वो कैपिटल बफर आपको काम आएगा, ठीक है। उस टाइम पे यूटिलाइज कर सकते हैं। आरबीआई हैज़ नॉट रिक्वायर्ड इंडियन बैंक टू कीप काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर, आरबीआई ने ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं दी हुई है। अब लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या है? इसमें ये कहा गया कि ऐसे सिनेरियो, ऐसे सोचो कि बैंक रन हो रहा है और अगले 30 दिन तक खूब सारे कैश बैंक से आउटफ्लो हो जाएगा, ठीक है। इस सिनेरियो में बैंक के पास इतने लिक्विड एसेट्स होने चाहिए जिससे कि 30 दिन का जो खूब सारा जो कैश आउटफ्लो सिनेरियो रहेगा उसको झेल सके। तो मतलब हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट होना चाहिए जिससे कि टोटल नेट कैश फ्लो जो नेक्स्ट 30 दिन में होने वाला है वो उसको सस्टेन कर पाए। अगर ये रेशियो 1 है तो बोलेंगे लिक्विडिटी कवरेज रेशियो 1 है, ठीक है। और अभी देखो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर और डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इम्पॉर्टेंट बैंक, ये दोनों ही G20 का ये जो है एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, इसका ब्रेन चाइल्ड है, ठीक है। अब देखो आरबीआई कौन आइडेंटिफाई करता है टू बिग टू फेल? आरबीआई आइडेंटिफाई करती है बैंक्स दैट आर टू बिग टू फेल, दैट इज इफ दे फेल इट विल हर्ट इकोनॉमी वेरी सीवियरली, ठीक है। एंड लेबल देम डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इम्पॉर्टेंट बैंक्स, DSIB उसको बोलते हैं। आरबीआई आइडेंटिफाई करती कौन सी बैंक ऐसी हैं, ठीक है। एंड ऑर्डर देम टू कीप एडिशनल इक्विटी कैपिटल अगेंस्ट द रिस्क वेटेड एसेट, ठीक है। इम्पोज अदर टेक्निकल नॉर्म्स ऑन देम। प्रेजेंटली तीन डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल SBI, ICICI और HDFC। अभी लेटेस्ट HDFC आया है। ये जो इनके पास एसेट की जो क्वांटिटी है वो मोर देन 2% ऑफ GDP, ठीक है। तो बहुत बड़ा अमाउंट है ये। बैंक बोर्ड ब्यूरो 2016 में बना था। ये एक नॉन स्टैट्यूटरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉट स्टैट्यूटरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। काम भी करती है, इंटरव्यू करती है एंड सेलेक्ट करती है ऑफिशियल्स, MD, CEO, चेयरमैन एंड फुल टाइम डायरेक्टर, इन सबको करती है फॉर PSB, LIC। ये लोग कभी अपॉइंटमेंट ये नहीं करते हैं, दे डू नॉट अपॉइंट देम, तो बस सेलेक्ट कमेटी है, अपॉइंट नहीं करते हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ये अपॉइंट करते हैं, ठीक है। बैंक बोर्ड ब्यूरो ऑल्सो हेल्प करती है बैंक को बैंक की गवर्नेंस में, रेजिंग कैपिटल फॉर बेसल नॉर्म्स। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो इन सब में भी हेल्प करती है कि बैंकिंग गवर्नेंस में कैसे रिफॉर्म लानी चाहिए, कैपिटल कैसे रीच करना चाहिए, ठीक है। अब देखो आगे, अब आता है लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ कंफर्ट और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ये क्या होता है? तो PNB की जो मुंबई ब्रांच थी, गिव फॉरेन करेंसी लोन टू अवर क्लाइंट। ये नीरव मोदी जब विदेश गया था, वहाँ से उसे डायमंड खरीदना था, तो PNB की मुंबई ब्रांच ने कहा था कि गिव फॉरेन करेंसी लोन टू अवर क्लाइंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स, डायमंड, एयरप्लेन, जो भी वो चाहे, एंड वो अगर पे नहीं करता तो हम पे करेंगे, ठीक है। अब ये जो पूरा जो कांड हुआ था, ये कभी रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रॉब्लम यदि PNB ऑफिशियल कुड नॉट डिटेक्ट स्कैम बिकॉज लेटर ऑफ अंडरटेकिंग वर जनरेटेड थ्रू स्विफ्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जनरेट की गई थी, विच वॉज नॉट इंटीग्रेटेड विद द कोर बैंकिंग सोल्यूशन सर्वर। ये जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू जनरेट किया गया था वो कोर बैंकिंग सोल्यूशन में इंटीग्रेट नहीं था, ठीक है। अब फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम देख लो, विद इन इंडिया क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम होता है, और ग्लोबली क्या होता है? स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो स्विफ्ट सिस्टम है, ये क्या हुआ है? डिजाइंड बाय ए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इन बेल्जियम। ये कोई बेसल या BIS ने नहीं बनाया है, ये बेल्जियम की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, राइट, ठीक है। तो ये सिस्टम कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड था टू सर्व द मैसेजिंग फंक्शन ऑफ द, इसका काम क्या, स्विफ्ट का काम ही क्या है? टू सर्व द मैसेजिंग फंक्शन ऑफ फॉर बैंक्स, NBFCs एंड ब्रोकर्स हु मे नॉट हैव डायरेक्ट बैंक रिलेशन, सेटलमेंट सिस्टम
सेटलमेंट सिस्टम विथ ईच अदर ड्यू टू इंटरनेशनल बॉर्डर्स। ठीक है, ये सिर्फ मैसेजिंग सिस्टम है, एक तरह से फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम है, नथिंग एल्स। ठीक है, अब आरबीआई के डिविडेंड रिजर्व इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, आरबीआई का इनकम सोर्स क्या है, कहाँ से उसको पैसे मिलते हैं? इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जो भी ओएमओ से बेचता है खरीदता है वो उससे उसको इंटरेस्ट पेमेंट मिलता है। जैसे कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो आरबीआई के पास है तो बैंक उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगी ही देगी। इंटरेस्ट ऑन फॉरेन जी सेक, कोई जी सेक फॉरेन कंट्री का है तो भी उसे इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन्स गिवन टू अदर बैंक, जो भी वो अदर बैंक्स को लोन देती है रेपो में, उसमें उसे इंटरेस्ट मिलता है। रिवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसी का रिवैल्यूएशन होता है तो उसे इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, सिग्नोरेज क्या होता है? सिग्नोरेज मतलब क्या होता है? प्रॉफिट फ्रॉम प्रिंटिंग मनी बिकॉज ऑफ फेस वैल्यू ज़्यादा है इंट्रिंसिक वैल्यू से। जब प्रिंट करते हैं तो जब वो मान लो 5 रुपये प्रिंट किया या 500 की नोट प्रिंट किया तो वो नोट की फेस वैल्यू 500 बट इंट्रेंसिक वैल्यू 500 थोड़ी है, तो उससे जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो उसे मिलता है। ठीक है, पेनल्टी इम्पोज करते हैं बैंक में तो वहाँ से उसे मिलता है। ठीक है, अब फ्रॉम इट्स इनकम आरबीआई लोकेट फंड फॉर, दो लोग को फंड, स्टाफ और रिटायरमेंट फंड करते हैं। ठीक है, रिजर्व कंटीजेंसी फंड होती है उनकी एक अपनी। ठीक है, रिजर्व फॉर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एक ये फंड होती है। तो आरबीआई की भी अपनी कई सारे फंड्स होते हैं, जैसे कि स्टाफ रिटायरमेंट एक फंड होता है, प्रोविजंस फॉर बैड लोन्स, डिप्रिसिएशन ऑफ एसेट, ये सब के लिए यूज़ करते हैं। रिजर्व फॉर कंटीजेंसी इमरजेंसी पर्पज़ के लिए कुछ करते हैं। रिजर्व फॉर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी उसके लिए रखते हैं बनाकर। ठीक है, आफ्टर मेकिंग दीज एलोकेशन प्रॉफिट इज शेयर्ड विद यूनियन गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के फॉर्म में यूनियन गवर्नमेंट के साथ सेंड करते हैं जो भी आरबीआई की इनकम होती है। तो आरबीआई एक्ट, ये कहाँ लिखा हुआ? आरबीआई एक्ट सेक्शन 47 में लिखा हुआ है। ठीक है, सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट, ये 2021 पूछा गया था। देखो सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट, ये आरबीआई एक्ट के सेक्शन 7 में लिखा हुआ है, एम्पावर द गवर्नमेंट टू कंसल्ट विद आरबीआई गवर्नर इन पब्लिक इंटरेस्ट। आरबीआई गवर्नर से पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट कंसल्ट कर सकती है। ठीक है, अब इफ गवर्नमेंट डज नॉट पॉजिटिवली रिस्पॉन्स इन सच केसेस। ठीक है, अब देखो इन 2018 में फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया गवर्नमेंट बिगेन ए सेक्शन 7 ए कंसल्टेशन विद आरबीआई गवर्नर उचित पटेल ऑन द इशू ऑफ पीसीए नॉर्म्स, बेसल 3 डेडलाइंस, हायर डिविडेंड टू गवर्नमेंट, चीफ मॉनेटरी पॉलिसी। अगर उसमें ये भी कहा गया कि अगर जो इफ गवर्नमेंट डज नॉट पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड टू सच 7(1) कंसल्टेशन जिसमें वो कर सकती है, देन सेक्शन 7 का 2 भी है तो गवर्नमेंट कैन इशू बाइंडिंग डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि वो कंसल्ट करने का मतलब क्या है कि आरबीआई उसको मना कर देगी, क्योंकि पूरी हिस्सेदारी तो गवर्नमेंट की है, तो वो बाइंडिंग डायरेक्शन भी दे सकते हैं। ऑर्डर टू आरबीआई सेंट्रल बैंक टू इम्प्लीमेंट इट्स विशेस।